नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को सुबह 9 बजे हम प्रोफ़ेसर जबरीमल पारेख साहब के साथ बातचीत करते हैं, सिनेमा पे बात करते हैं। पारेख साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। और नमस्कार। जो जो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। पारेख सर, आज बात करेंगे श्याम बेनेगल साहब पर। श्याम बेनेगल साहब का थोड़ा-सा परिचय मैं दे दूँ तो श्याम बेनेगल जो है वो विज्ञापन फ़िल्मों की दुनिया से आए थे। जो एड फ़िल्में बनाया करते थे, वहाँ से अपना करियर शुरू किया और सैकड़ों की संख्या में विज्ञापन बनाए। उसके बाद पहली फ़िल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी 1974 में, अंकुर नाम की फ़िल्म थी और उसमें उनको भारी प्रशंसा मिली। उसके बाद उन्होंने कई सारी फ़िल्में बनाई, निशांत, मंथन, भूमिका, मंडी, जुनून, सूरज का सातवाँ घोड़ा, ऐसी कई फ़िल्में हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बातें लोगों के सामने रखी। और टीवी धारावाहिकों की दुनिया में भी उनका बड़ा चर्चित सीरियल रहा भारत एक खोज। और भारत एक खोज जो है, आप जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की लिखी हुई किताब है। पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज। उसको लेकर के उन्होंने बढ़िया, खूबसूरत और जबरदस्त सीरियल बनाया था। पारेख सर, आज कहाँ से शुरू करेंगे आप श्याम शुरू बेनेगल साहब जी के बारे शुरू में? करेंगे। मतलब श्याम बेनेगल के बारे में, श्याम बेनेगल का काम इतना अधिक है और इतना विस्तृत है कि मुझे नहीं लगता कि हम आधे घंटे में ये काम कर पाए, पूरी बात कर नहीं, हम पाएंगे। दो तीन एपिसोड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो जी, आज बल्कि बल्कि एक बल्कि आप विस्तार से ही बताएं, क्योंकि श्याम बेनेगल एक ऐसे निर्देशक हैं जिनको सारे लोग जानते हैं और हिंदी सिनेमा में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। और कई सारे लोग जो हिंदी सिनेमा में हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिल्में जबरदस्त है, एक पूरी आर्टिस्टों की बड़ी फौज दी उन्होंने हिंदी सिनेमा को। और टेलीविजन की दुनिया में भी उन्होंने माइलस्टोन काम किया। जी। तो श्याम बेनेगल के बारे में हम बात करें, तो श्याम बेनेगल जो है वो समानांतर सिनेमा के एक बहुत ही बड़े, बल्कि अगर हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी में संभवतः उनसे बड़ा कोई फिल्मकार कम से कम मेरी नज़र में नहीं है। हालांकि और भी बहुत सारे फिल्मकार हैं, जिनमें से दो फिल्मकारों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, बासु चटर्जी और मणिकौल पर। और ऐसे बहुत सारे फिल्मकार हैं, जैसे गोविंद निहलानी है, और दूसरे और जो फिल्मकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, उन पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन श्याम बेनेगल उन सब से कई मायनों में अलग हैं और विशिष्ट हैं। कैसे और क्यों, इनमें से कुछ संकेत आपको धनंजय कुमार जी बता चुके हैं। वास्तव में जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने विज्ञापन की दुनिया से अपना करियर शुरू किया था और एक लंबे समय तक उन्होंने विज्ञापन के लिए काम किया। 1960 से वो मीडिया से जुड़े हुए थे। 1934 में उनका जन्म हुआ था और 90 साल तक वो हमारे बीच में रहे। और उन्होंने जो काम किया वो इन 1960 से लेकर 2023 तक फैला हुआ है। यानी कि अगर देखें तो काफी लंबा काम है। लेकिन जिसे मीडिया में एक पहचान के तौर पर कहें तो वो शुरुआत जो है वो 1962 से हो जाती है, जब उन्होंने कुछ लघु फिल्में बनाई और उन लघु फिल्मों से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। जैसे 1962 में उन्होंने घर घेर बैठ गंगा, यानी घर बैठे गंगा नाम का एक लघु फिल्म बनाई थी। इसी तरह से उन्होंने एक वृत्त चित्र बनाया था 1967 में, क्लोज टू नेचर। ये तब के काम है जब वे उस समय भी विज्ञापन की दुनिया में सक्रिय थे। लेकिन 1960-62 के आसपास ही उन्होंने ये तय किया था कि वो एक मतलब क्या कहना चाहिए, कथा चित्र भी बनाएंगे, फीचर फिल्म भी बनाएंगे। और उस फीचर फिल्म के लिए उनके पास जो सबसे पहली कहानी उनके पास थी, वो कहानी अंकुर थी। लेकिन अंकुर फिल्म को
फिल्माने के लिए या उसके लिए उसका निर्माण करने के लिए जो वित्तीय सहायता है, वो काफ़ी समय तक उनको नहीं मिली, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म बनाना चाहते थे और वो अंकुर को क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्म के तौर पर बनाना चाहते थे, हिंदी फ़िल्म के तौर पर नहीं। क्योंकि खुद जैसा कि हिंदी के और बड़े-बड़े दिग्गज फ़िल्मकार हैं, उस तरह श्याम बेनेगल भी हिंदी भाषी नहीं थे। वो कन्नड़ भाषी कह सकते हैं या कम से कम इस रूप में कह सकते हैं कि दक्षिण भाषाओं से उनका ज़्यादा संपर्क था। एक सिर्फ़ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि श्याम बेनेगल उस परिवार से थे, जिस परिवार से खुद गुरुदत्त आए थे। गुरुदत्त के मामा का परिवार था। अगर आप गुरुदत्त के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि गुरुदत्त को गुरुदत्त बनाने में उनके एक मामा का बड़ा हाथ था, जिनका नाम था बीबी बेनेगल। उन्होंने उनकी बड़ी सहायता की थी और इस रूप में अगर देखें तो श्याम बेनेगल भी उसी परिवार के थे, अपने निहाल पक्ष से गुरुदत्त से जुड़े हुए थे। खैर उन दोनों का पीरियड बहुत अलग-अलग है। गुरुदत्त की मृत्यु श्याम बेनेगल के फ़िल्मों में सक्रिय होने से पहले हो चुकी थी। गुरुदत्त की फ़िल्में भी हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि बहुत बड़े फ़िल्मकार थे वो और श्याम बेनेगल भी बहुत बड़े फ़िल्मकार थे। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि श्याम बेनेगल को काम करने के लिए 50 साल से ज़्यादा समय मिला और गुरुदत्त को इतना समय नहीं मिला। गुरुदत्त की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। बहरहाल ये चर्चा मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुदत्त और श्याम बेनेगल के बीच में जो पारिवारिक रिश्ता था, वो पारिवारिक रिश्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दोनों परिवार जो है, वो कला के प्रति समर्पित परिवार था। वो ऐसा परिवार था जो केवल सिनेमा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो सिनेमा के अलावा चित्रकला से भी जुड़ा हुआ था, साहित्य से भी जुड़ा हुआ था। तो एक कह सकते हैं कि श्याम बेनेगल की पृष्ठभूमि भी कला की दुनिया से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि थी और इस रूप में श्याम बेनेगल को देखा जाना चाहिए। 1900 मैंने जैसा बताया कि उन्होंने शुरू में कुछ लघु फ़िल्में बनाई, कुछ वृत्तचित्र बनाए और वो एक फ़ीचर फ़िल्म बनाकर अपने फ़ीचर फ़िल्म के करियर की भी शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें सफलता मिली 1974 में, यानी कि 1974 में वो अपनी पहली फ़िल्म अंकुर के नाम से रिलीज़ कर सके। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गुरुदत्त श्याम बेनेगल ये चाहते थे कि ये फ़िल्म हिंदी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा में बनाएँ। लेकिन जिस कंपनी ने ब्लेज कंपनी जो एक विज्ञापन दाता कंपनी थी और जिससे श्याम बेनेगल बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, उन्होंने श्याम बेनेगल को सलाह दी कि आप जिस तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं, वह फ़िल्म अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसे हिंदी में बनाइए और तब श्याम बेनेगल ने अंकुर हिंदी में बनाई। हालाँकि अंकुर की कहानी जो है, वो दक्षिण की है, कर्नाटक की है, लेकिन उन्होंने जो है फ़िल्म हिंदी में बनाई। हम इस अंकुर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम ये देख लें कि श्याम बेनेगल ने किन-किन क्षेत्रों में काम किया। जहाँ तक फ़िल्मों का सवाल है, उन्होंने उनकी पहली फ़िल्म 1974 में रिलीज़ हुई, जैसा अभी बताया गया, अंकुर। और वहाँ से लेकर उनकी जो अंतिम फ़िल्म है, वो थी मुजीबुर रहमान पर। मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन नाम की उन्होंने बंगला और हिंदी 2 भाषाओं में फ़िल्म बनाई थी। ये उनकी आखिरी फ़िल्म थी जो 2023 में रिलीज़ हुई। आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति की पहली फ़िल्म 1974 में रिलीज़ हुई और अंतिम फ़िल्म 2023 में, तो 49 साल का ये दौर है और ज़ाहिर है कि पहली फ़िल्म जो 1974 में रिलीज़ हुई, उस पर काम तो वो बहुत पहले से कर चुके थे। तो केवल फ़ीचर फ़िल्म की बात करें,
कथा चित्र की बात करें तो उनका दायरा 50 सालों के बीच में फैला हुआ है और इन 50 सालों में उन्होंने 24 फिल्में बनाई। एक दो नहीं, 24 फिल्में। 24 फिल्में कम नहीं होती। फिल्में तो बड़ी संख्या में बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन जहां अंडरलाइन करने वाली बात जो है श्याम बेनेगल के बारे में, वो यह है कि उनकी 24 के 24 फिल्में जो है वो साधारण फिल्में नहीं है, वो उत्कृष्ट फिल्में हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो हिंदी फिल्म परंपरा को बहुत मजबूत करती है। तो इस रूप में अगर देखें तो 24 फिल्में जो है वो संख्या कम नहीं है, लेकिन 24 फिल्मों को उत्कृष्ट बनाना, उसमें कोई भी फिल्म ये नहीं कह सकते हम कि वो गैर जरूरी हो या असावधानी वश बनाई गई हो या चलता हुआ काम हो। नहीं, कोई फिल्म ऐसी नहीं है। हर फिल्म अपने में महत्वपूर्ण है और हम उसमें सबकी चर्चा करना तो निश्चित ही बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम उनमें से कुछ फिल्मों की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। इन फीचर फिल्मों के बाद जिस क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया वो था धारावाहिकों के क्षेत्र में। और धारावाहिकों के क्षेत्र में उन्होंने दूरदर्शन के लिए 6 तरह के धारावाहिक बनाए, 6 धारावाहिक बनाए, जिसमें पहला, जिसकी चर्चा अभी धनंजय कुमार जी कर चुके हैं, भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। यहां फिर मैं ये बताना चाहता हूं, खास तौर पर ध्यान देने की बात है कि एक इतिहास संबंधी पुस्तक जो गंभीर एकेडमिक अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस के बाद लिखी गई थी, जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक मानी जाती है, जिसे आजादी की संघर्ष के दौरान जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को उन्होंने एक धारावाहिक में बदला। और बड़ी बात यह है कि वो धारावाहिक में जब बदला तो वो केवल ऐसा इतिहास नहीं था जो सिर्फ एकेडमिक लोगों के लिए, इस जो बौद्धिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए ही महत्वपूर्ण था। श्याम बेनेगल ने इस पूरे इतिहास को उन साहित्यिक कृतियों और दूसरी कृतियों जो उस दौरान में लिखी गई या बाद में लिखी गई, उसको उन्होंने कथा चित्रों की तरह फिल्मांकित करते हुए इस पूरे भारत एक खोज को निर्मित किया, जो लगभग नहीं, 53 एपिसोड में बना था। इसमें उन्होंने भारत का जो प्राचीन कालीन इतिहास है वहां से लेकर आजादी के संघर्ष तक उन्होंने इस पूरे डिस्कवरी ऑफ, हालांकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो देश के आजाद होने के पहले लिखा गया था, लेकिन ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप नाम पर ध्यान दें, जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को कहा था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज का मतलब है कि हम अपने इतिहास को जानने समझने की कोशिश करें। हम अपने इतिहास को सुनी सुनाई बातों पर नहीं, इतिहास के ठोस तथ्यों के आधार पर उन्होंने इस काम को किया था। और उसमें जो साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे गए उनको अभी उन्होंने फिल्मांकन किया। रामायण और महाभारत ही नहीं है, उसमें अकबर है, उसमें अशोक है, उसमें जो पूरा संघर्ष 1857 का संघर्ष है, यानी कि वो सब किताबें हैं जो हमारे कहना चाहिए कि सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करती है। उन सब का फिल्मांकन भी उन्होंने किया और इस रूप में किया जिससे कि हम अपने इतिहास को भी जानें, हम अपने समाज को जानें, हम अपनी संस्कृति को समझें और ये समझें कि भारत क्या है। इसके अलावा इस पर
हम घंटों बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना विचार यह है कि मैं सिर्फ इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक खोज अगर आपको देखने को मिले तो ज़रूर देखिए, उसके एक-एक एपिसोड को देखिए। वो उस यूट्यूब पे भी है सर, वो यूट्यूब पे और वो है। यू हाँ, बिल्कुल यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप जब उसे देखेंगे तो आप अपने आप को भी पहचानेंगे और अपने इस देश को भी पहचानेंगे। और उन जो प्रचार आजकल बहुत हो रहा है कि भारत एक खास तरह का देश है और वह सिर्फ हिंदुओं का देश है, नहीं, वो विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न नस्लों के लोगों का मिला-जुला देश है और वो आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है। और ये भारत एक खोज अ, आप सीरियल देखेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इस पुस्तक की ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि उपलब्धि है, उसे बार-बार देखा जा सकता है और उसे देख कर हम अपने आप को और अपने देश को, अपने सब कहना चाहिए पूरे समाज और संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ जो है धारावाहिक बनाए थे। एक यात्रा नाम का धारावाहिक बनाया, जो रेलवे भारतीय रेलवे के बारे में था। कथा सागर नाम का एक धारावाहिक बनाया, अमरावती की कथाएँ और संक्रांति नाम के 2 धारावाहिक और बनाए। लेकिन इस पूरी परंपरा में मतलब धारावाहिकों की 6 तरह के धारावाहिक बनाए थे। इसमें जो पहला धारावाहिक था भारत एक खोज, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ संक्षेप में। अंतिम जो धारावाहिक बनाया वो था संविधान। वो 10 एपिसोड में उन्होंने बनाया था और 2014 में यानी कि वर्तमान सरकार के आने से थोड़े अरसे पहले ही ये धारावाहिक दूरदर्शन पर दिखाया गया। और सर वो भी बेहद गंभीर और बेहद ऑथेंटिक। संविधान के मर्म को अगर कम समय में समझना है तो आपको संविधान के शायद वो 10 एपिसोड थे, वो आप एपिसोड देखिए सारे, 1-1 घंटा के आसपास के एपिसोड है, 50 मिनट के। हाँ, कमाल एपिसोड है। इससे इस ये जो कहा है धनंजय कुमार जी ने, ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये आपको केवल ये नहीं बताता है कि हमारे संविधान में क्या है, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो यह बताता है कि जो मूल्य, जो सिद्धांत जिस पर ये हमारा संविधान टिका हुआ है, वह सिर्फ लिखा नहीं गया था। वो 3 साल लंबे बहस के बाद, और वो 3 साल लंबी बहस 1946 से लेकर 1949 तक वो बहस किसके बीच चली? 300 लोगों के बीच, जो भारत नामक, जिसे हम भारत देश कहते हैं, उसके विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो समूह, जिनसे संविधान सभा बनी, उन 300 लोगों के बीच में लगातार 3 साल तक जो बहस चली, उस बहस का नतीजा था। और उस बहस को के परिणाम स्वरूप ही ये संविधान बना, जिसका ड्राफ्ट, जिसका प्रारूप जो है, वो प्रारूप समिति जो थी, उसके उसके जो चेयरमैन थे, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान विशेषज्ञ भी थे, कानून विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और भारत की, कहना चाहिए कि भारत की आत्मा को समझने वाले व्यक्ति थे। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का जो सुझाव है, वो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। और अगर हम सिर्फ 1-2 लोगों को श्रेय देना चाहें, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि 300 लोगों के की सोच का ये रिफ्लेक्शन था, जिन्होंने हर मुद्दे पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का,
हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे संविधान के अंदर जो ड्यूटीज बताई गई है हमारी, उनके बारे में, यानी कि हर चीज कहाँ किसको क्या अधिकार मिलने चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है, वो मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और फेडरलिज्म, जिसे संघात्मकता कहते हैं। और इन सब से मिलकर जो है हमारा संविधान बना, और हम एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया नामक एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना। आप खुद सोचिए कि भारत, जहां उस समय 9-10 राज्य ही थे, लेकिन कितनी भाषाएं थी, कितनी जातियां थी, कितने धर्म थे, उन सब लोगों को एकजुट रखकर उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान बनाया जाना कोई आसान काम नहीं था। और वो संविधान बना जो 1949 में नवंबर में उस पर हस्ताक्षर हुए, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है। देखने की बात है कि ऐसी चीजों पर इस तरह के धारावाहिक बनाना, क्या हम किसी और व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं श्याम बेनेगल के अलावा, जो इतनी महत्वपूर्ण, इतने गंभीर और इतनी जटिल विषयों पर ऐसे लोकप्रिय, लोगों के दिलों तक उतर जाने वाला एक ऐतिहासिक काम उन्होंने संविधान के माध्यम से किया था। और ये करने की क्षमता उनके अंदर इसलिए थी कि वो केवल फिल्मकार नहीं थे, वो केवल कलाकार नहीं थे, एक बहुत बड़े बौद्धिक थे, वो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी थे, और भारत के आत्मा को समझने वाले व्यक्ति थे। ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने दिए जो धारावाहिक बनाए, भारत एक खोज और संविधान, ये दोनों उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप इनको देख सकते हैं। आप देखेंगे, आप भारत को समझेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि यह संविधान ही है जो भारत के सारे लोगों को एकजुट बनाए हुए है, एकजुट रखे हुए। ये जो कोशिशें बीच बीच में होती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, जो बहुसंख्यकवाद जिसे मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, उसको उस तरफ जाना चाहिए, इन सब चीजों को अगर कोई असफल कर रहा है तो वो भारत का संविधान है। और वो भारत का संविधान क्या है? वो भारत का संविधान यह है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने इसका निर्माण किया है और अपने को ही उसे समर्पित किया। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान का संविधान जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं है, वो वी द गॉड ऑफ पाकिस्तान की बात करता है। भारत का संविधान जो है यहाँ के नागरिकों की बात करता है। कभी जनता के बीच में, किसानों के बीच में घूमते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि जब वहाँ के लोगों ने नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि भारत माता की जय से क्या मतलब है? कौन है भारत माता जिसकी आप जय करते हैं? किसी ने कहा कि ये जो भारत की धरती है वो भारत माता है। किसी ने कहा कि जो हमारे खेत खलियान है, जो हमारी प्रकृति है वो है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन बिना लोगों को, बिना नागरिकों के भारत माता के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से बना है। भारत जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से बना है, इसलिए लोगों को हटाकर हम अपने देश की कल्पना नहीं कर सकते। और जब हम लोगों की बात कर रहे हैं
तब वे सब लोग जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, इस धरती के नागरिक हैं, और वे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी भी स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, हर एक जो है वो भारत है और भारत माता है। तो इस रूप में उन्होंने कहा था। और ये जो बात है, इस बात की प्रेरणा आप देखेंगे कि हमें श्याम बेनेगल के इन दोनों महत्वपूर्ण धारावाहिकों में देखने को मिलती है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनकी प्रेरणा थे, जवाहरलाल नेहरू, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि श्याम बेनेगल जो है, वो जवाहरलाल नेहरू, या जिसे नेहरू युग कहते हैं, उस नेहरू युग का जो प्रभाव हिंदी सिनेमा पर या भारतीय सिनेमा पर दिखाई देते हैं, उसके अंतिम सबसे बड़े स्तंभ थे श्याम बेनेगल। और इस रूप में अगर हम उनकी फिल्मों के बारे में, उनके वृत्त चित्रों के बारे में, उनके धारावाहिकों के बारे में हम बात करें, तो हम पाएंगे कि ये जो विचारधारा थी जवाहरलाल नेहरू की, इस विचारधारा का प्रभाव श्याम बेनेगल के पूरे कृत्य पर, पूरे काम पर दिखाई देता है। चाहे वो उनके वृत्त चित्र हों, चाहे धारावाहिक हो, चाहे लघु फिल्में हों, किसी भी तरह का काम हो और फिल्में हों, इन सब पर हमें इस नेहरू, मैं उसे केवल नेहरू तक सीमित नहीं करना चाहता। नेहरू पर उन्होंने वृत्त चित्र भी बनाया था, सत्यजीत राय पर भी बनाया था, और बहुत सारे वृत्त चित्र बनाए। लेकिन अगर सही मायने में हम श्याम बेनेगल का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो श्याम बेनेगल पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर की विचारधारा का प्रभाव। और ये संयोग नहीं है कि दो महत्वपूर्ण जो पुस्तकों, दो महत्वपूर्ण भारत के महान ग्रंथों पर उन्होंने जो धारावाहिक बनाए, वो उन धारावाहिकों में हम इन तीनों के विचारों की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अगर हम श्याम बेनेगल को समझना चाहते हैं, तो केवल उनके वृत्त चित्रों, उनकी फिल्मों के माध्यम से ही नहीं, उनके दूसरे कामों से भी हमें समझना होगा। और वे काम जो है इन फिल्मों से अलग भी है। हालांकि फिल्मों पर जो काम किया है वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जहां तक वृत्त चित्रों का सवाल है, डॉक्यूमेंट्रीज भी श्याम बेनेगल ने बहुत बनाई, लगातार बनाई। उन्होंने 1967 में, जैसा मैंने कहा, क्लोज टू नेचर नाम की जो है उन्होंने वृत्त चित्र बनाया था। और अपनी पूरी कैरियर में, यानी कि फिल्में बनाने से पहले से उन्होंने 1967 से डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू कर दी थी। और उन्होंने 40 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। 40 कोई कम संख्या नहीं होती। 40 डॉक्यूमेंट्रीज। आप विचार कीजिए, एक ऐसा फिल्मकार जिसने करीबन 50-55 साल काम किया, उसने 24 फिल्में बनाई, फीचर फिल्में, पूरी लंबाई की। उसने 40 वृत्त चित्र बनाए, उसने 6 धारावाहिक बनाए, उसने 4 लघु चित्र बनाए। इतना काम किया। एक आदमी, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना काम कर सकता? और ये जो 40 वृत्त चित्र हैं, ये तरह तरह के हैं। इसमें जैसा मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू पर वृत्त चित्र है, सत्यजीत राय पर वृत्त चित्र है, जिस पर उन्हें, इन दोनों पर पुरस्कार भी मिला है उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने प्रकृति पर बनाए हैं, भारत के उद्योगीकरण को लेकर कई तरह के उन्होंने वृत्त चित्र बनाए हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। और इतने बड़े कार्य क्षेत्र पर के बारे में अगर हम विचार करें, बात करें, तो निश्चित रूप से
हमारा अपना भी अध्ययन बहुत होना चाहिए। श्याम बेनेगल के काम से हमें बहुत अधिक परिचित होना चाहिए। अगर हम परिचित नहीं होंगे तो फिर हम उनके महत्व को नहीं समझ सकते। आज हम सिर्फ यही एक भूमिका सी हमने बांधी है श्याम बेनेगल के काम की। अगली बार हम उनके जो फिल्में हैं उन फिल्मों पर चर्चा शुरू करेंगे, सबसे पहले अंकुर पर और उसके बाद में धीरे धीरे और फिल्मों पर भी विचार करेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। और बिल्कुल खास करके अंकुर हो या मंडी हो, जुनून हो या सूरज का सातवां घोड़ा भी, तो धर्मवीर भारती के उपन्यास पे बनी हुई फिल्म थी, हालांकि बहुत सफल फिल्म नहीं रही वो। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत सफल नहीं रही, लेकिन वो भी बड़ी बेहद चर्चित फिल्म थी धर्मवीर भारती के उपन्यास पे। बाकी संविधान और भारत एक खोज की तो जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि कॉमन मैन के घर में पहुंचा दिया टेलीविजन के माध्यम से। हालांकि इसके लिए राजीव गांधी जी को बड़ा श्रेय जाता है। राजीव गांधी ने टेलीविजन में बहुत बदलाव किए थे। एक तरफ रामायण सीरियल आया तो दूसरी तरफ भारत एक खोज भी आया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारेख सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सिनेमा पे लगातार देखते हैं। आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि साझा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास ये सारी चीजें जा पाएंगी। और सिनेमा हमारे समाज का दर्पण, जिसे कहते हैं साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, सिनेमा भी वही है। खास करके जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं पारेख सर, वो भारत का गौरव है। श्याम बेनेगल जो है वो केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं है, बल्कि भारत के गौरव निर्देशक, ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।